कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिज़ाइन रिलेटेड सम क्वेश्चंस, क्योंकि नाटा में 4 से 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उसकी वेटेज भी अच्छी खासी है। तो देखते हैं कि हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, हम किन चीज़ों को ध्यान रखकर अपने जो ऑप्शंस है सही चूज़ कैसा कर सकते हैं, जिससे कि हमारे नंबर अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाएँ। बाकी क्रैश कोर्स लॉन्च किए जा चुके हैं, आई बटन पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हाई टाइम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सजेशन मैं आप लोगों से लेना चाहता हूँ। वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू चैनल फॉर दी जीके एंड करंट अफेयर। आई लिटरली वांट टू हैव योर सजेशंस कि आपको क्या लगता है कि मैं जीके और करंट अफेयर के लिए एक नया चैनल बना देना चाहिए। आप बोल सकते हैं सर इस चैनल पर क्या इश्यूज हो सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आर्क जेनेसिस पर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन रिलेटेड ही कंटेंट रहे। क्योंकि आर्किटेक्चर में करंट अफेयर जीके का डेडिकेटली लाइक इतने हार्डकोर सब्जेक्ट नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जेई के अंदर, और जीके और करंट अफेयर मिला के 5-6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नाटा में। और दूसरा क्या होता है, करंट अफेयर में डेडिकेटली अपडेट करना पड़ता है। अब आप सोचिए कि आपके लिए कंटेंट काम का है, लेकिन आज से 1 साल के बाद आपके जूनियर्स आने वाले हैं, उनको करंट अफेयर किसी काम का नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आर्क जेनेसिस पर सिर्फ आर्किटेक्चर रिलेटेड कंटेंट रहे, गुड क्वालिटी कंटेंट रहे, जिसके अंदर बच्चा 2 साल के बाद 5 साल के बाद भी आता है तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, उसको एक नॉलेज मिले। ठीक है, तो मैं लिटरली सुनना चाहता हूँ आप कमेंट अपने मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू कि हमें चैनल नया बनाना चाहिए। और अगर आप सजेस्ट कर रहे हैं मुझे तो प्लीज़ एक नाम भी सजेस्ट कीजिए, और अगर मुझे नाम पसंद आया तो डेफिनेटली हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो लेट्स ट्राई इट कि क्या करना चाहिए और क्या नाम हमें आप सजेस्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू दी टॉपिक। देखिए, ये इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक इमेज दी जाती है और इमेज के कुछ 7-8 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको 4 चूज करने होते हैं। लिखा होता है कि चूज गलत सही करने या गलत वाले करने। फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन नोट पूछा गया है कि जो आपको लगता है डिजाइन प्रिंसिपल नहीं यूज हुए हैं या एट्रीब्यूट्स नहीं है उनको हटा दीजिए, जो नहीं है उनको सेलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना था कि कौन कौन से आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको 4 चूज करने होते हैं, कभी कभी 4 ऑप्शन दिए होते हैं इनके हिसाब से, कभी 5 भी दिए होते हैं, तो आपको 4 चूज करने होते हैं। ठीक है, इसमें मेन चीज समझने वाली बात यह है कि मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ओनली इफ ऑल आंसर्स आर राइट। आपको ये चीज़ समझनी है कि जब सारे के सारे आपके आंसर सही होंगे तभी आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे, अदरवाइज नंबर नहीं दिए जाते। अगर आपने 4 में से 3 भी सही चूज़ किए, गलत भी कर दिया उनके हिसाब से, तो नहीं होता। दूसरा क्या होता है, एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा होती है इन क्वेश्चंस में। आपको लगेगा कि सर इसमें ये तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसका आंसर लिखा हो गया है तो होता है। तो इसीलिए डिजाइन रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं कभी भी आपको 100% नंबर नहीं उम्मीद कर सकते। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकल तो कुछ भी पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, एक इमेज आएगी आपके सामने और 8-10 ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं, तो आपको चूज करना है। वीडियो पॉज करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखते तो क्या जवाब देते हैं, फिर उनको डिस्कस भी करेंगे। सो चूज एनी 4 मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल्स विच कैन बी कॉमनली ऑब्जर्व इन द गिवन इमेज। तो रिजिड है, फ्लो है। देखिए, रिजिड, फ्लो, इमोशंस, रिपीटेशन, स्ट्रोक्स, पैरेललिज्म, सिमेट्री, डेप्थ, टिल्ट, ग्रेडेशन। क्या हो सकता है, तो सबसे पहले चीज समझते हैं। रिजिड और फ्लो दोनों साथ साथ नहीं हो सकते हैं। कोई चीज़ रिजिड होगी तो फ्लो कैसा होगी, फ्लो कैसा होती है, एक तरह से स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगी। तो ये कंफर्म है कि रिजिड और फ्लो तो नहीं होगा, मतलब दोनों में से एक नहीं होगा, एक होगा दूसरा नहीं होगा। इमोशंस है, रिपीटेशन है, स्ट्रोक्स है, पैरेललिज्म, सिमेट्री आपको ऐसे तो बहुत सिंपल होते हैं जिसके अंदर सिमेट्री देखना। तो अगर मैं पहले क्या करूँगा, सिमेट्री चेक करूँगा कि कोई एक्सिस निकल कर आ रहा है कि मेरे पास नहीं आ रहा, तो सिमेट्री को मैं हटा दूंगा, इसमें नहीं है। रिजिड इसके अंदर मुझे लगता है कि नहीं है, देखते हैं। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, कि आपके पास लेट्स से कि आप किसी हिल स्टेशन जाते हैं और आपने लेट्स से कि मनाली आप घूमने के लिए जा रहे हैं, सोच कर देखो अच्छा लगेगा, और आपने एक फोटो क्लिक करी, आपको पीछे से हिल्स दिखाई दे रहे हैं, उसके आगे आपको रिवर दिखाई दे रही है, उसके आगे आपको घर दिखाई दे रहा है, या आपको फ्रेंड है जो फोटो क्लिक करा रहा है ना, सिंपल है। तो हम इसे जो बोल सकते हैं कि डेप्थ इज देयर। क्यों, आपको 3 ग्राउंड दिखाई दे रहे हैं, बैकग्राउंड भी है, मिड ग्राउंड भी है, फोरग्राउंड भी है। फोरग्राउंड का मतलब होता है जो ठीक सामने है आपके, मिड ग्राउंड का मतलब जो थोड़ा पीछे चला गया, और बैकग्राउंड का मतलब बैकग्राउंड में जो भी चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसमें है डेप्थ? अगर आपको किसी चीज़ में दिखाई देती है कि हाँ गहराई दिखाई देती है, तो हम उसको बोलेंगे डेप्थ है। टिल्ट का मतलब होता है कि अगर कोई इमेज इस तरह से ना होकर इस तरह से है, टिल्ट है। जैसा मान के चलिए आपने फ़ॉन्ट्स देखे होंगे, इस तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यस दिस इज अ टिल्ट, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो अपना इंडिया है वो टिल्ट कर रहा है। ठीक है, जो टेक्स्ट है, तो इसमें टिल्ट है या नहीं है। ग्रेडेशन का मतलब होता है कि जब एक कलर के डिफरेंट शेड्स आपको देखने को मिलते हैं। ये नॉर्मली आपको इसका एक परफेक्ट एग्जांपल क्या हो सकता है,
उसलिए एग्जांपल लेते हैं हिल स्टेशन वाला ही, आपने फोटो क्लिक करी, देखना कभी तो आपको बहुत सारे हिल्स दिखाई देंगे, पहाड़ दिखाई देंगे, माउंटेन्स, तो उनके कलर्स डिफरेंट दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, पहले लाइट ग्रीन है फिर डार्क ग्रीन है, फिर वो बहुत ज़्यादा होता चला गया। सो दैट्स कॉल्ड अ ग्रेडेशन, कि एक कलर के डिफरेंट शेड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक काम करो, वीडियो पोस्ट करो, देख लो एक बार, कि सर्च करो लैंडस्केप, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह के ग्रेडेशन होता है। ठीक है, स्ट्रोक का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर लाइन खींची गई है तो यहाँ स्ट्रोक्स मारे गए हैं, तो यस डेफिनेटली स्ट्रोक इज देयर। रिपीटेशन का मतलब होता है कि कोई एक एलिमेंट है किसी भी कंपोजिशन के अंदर, एक एलिमेंट है बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेम ही चीज रिपीट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर उसका विजुअल वेट या उसका एक थीम भी रिपीट हो रही है, हम उसको बोलेंगे कि रिपीटेशन इज देयर। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, ऐसा मानिए कि आप अपार्टमेंट्स देखें, आपने बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, लाइन से बिल्डिंग्स होती हैं, विंडोज दिखाई देती हैं, सो आप बोलेंगे हाँ लगभग एक तरह की विंडोज रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब हो गया कि रिपीटेशन इज देयर। ठीक है, इमोशंस का मतलब क्या होता है, इमोशंस का मतलब होता है कि जब आप किसी फोटोग्राफ को देखते हैं, कंपोजिशन को देखते हैं, तो आपको एक हैप्पीनेस का, ग्रीड का, लस्ट का, लव का, या फिर किसी भी तरह का फियर का इमोशन देखने को मिलता है, कुछ आपको फीलिंग नजर आती है, तो हम उसको बोलेंगे इमोशंस है। ठीक है, तो आपने चूज कर लिया होगा मेरे हिसाब से, देखते हैं। देखिए, इसमें रिजिडनेस कहीं से कहीं तक भी नहीं, फ्लो है ना, फ्लो क्यों है आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने आराम से वेव चल रही है, एक तरह से फ्लो है। इमोशंस हैं बिल्कुल, यस, यहाँ पर इमोशन आपको पता चल रहा है। स्ट्रोक्स हैं, यहाँ पर लाइन जो मारी गई है, यहाँ पर स्ट्रोक्स हैं। पैरेलिज्म है, देखिए पैरेलिज्म नॉर्मली देखना पड़ता है, इसका मतलब क्या है, जो एक्चुअली जो मीनिंग होता है पैरेलिज्म का, वो मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं, हम उनको ऐसे ग्रुप की तरह परसीव करते हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं पैरेललिज्म इज देयर। यहाँ पर कुछ लाइनें, यहाँ पर पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पर भी पैरेलल लाइंस हैं। मैं काम करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ इसका, आपको देखने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो यहाँ पर आपको लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी चलेगा। ठीक है, जैसे पैरेललिज्म इज देयर। डेप्थ है, डेफिनेटली यहाँ पर हम डेप्थ देख पा रहे हैं, ये बैकग्राउंड में है, ये मिड ग्राउंड में है, और ये बिल्कुल सामने जो भाई साहब है ये फोरग्राउंड में है। बात करेंगे अब इस पेंटिंग के बारे में, डोंट वरी। ठीक है, डेप्थ इज देयर। कौन कौन से नहीं है, तो आपको टिल्ट कहीं भी नहीं है, बिल्कुल एक सीधा है, ग्रेडेशन बिल्कुल भी नहीं है, सिमेट्री बिल्कुल नहीं है, और रेपिटेशन, इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, इमोशंस डेफिनेटली इमोशंस हैं, और रिजेक्ट है, और स्ट्रोक्स है। ठीक है, ये एक्चुअली पेंटिंग जो है, दिस इज द रियल पेंटिंग। मैं इसका भी चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पेंटिंग। इस बहुत ही फेमस पेंटिंग है, आपने देखी भी होगी, द लास्ट विजिट, द स्ट्रीम, क्राइंग मैन, और अ ग्रेट सनसेट। तो ये 4 पेंटिंग का नाम है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, जो सही होगी मैं उसको हार्ट दे दूंगा और उसको पिन कर दूंगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, चूज एनी 4, सेम क्वेश्चन है, मैंने एक जैसी बनाई है, आपको चूज करना है। तो वीडियो पॉज करो, देखो। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, एम्फेसिस का मतलब होता है किसी पॉइंट पर फोकस करना, एम्फेसाइज करना। कहीं पर फोकस हो रहा है यहाँ पर, हाँ आप बोलेंगे सर जो बीच वाली विंडो है उस पर मेरा फोकस जा रहा है। ठीक है, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, देखिए डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि जो उसकी रियल इमेज है उसमें चेंजेस देखने को मिल जाए। मैं इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास पोली बैग है, उस पर कोई इमेज बनी हुई है और आपने उसको टीयर करना, खींचना स्टार्ट कर दिया, तो फटेगी तो नहीं इमेज, लेकिन उसका जो इमेज होगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, है ना, तो हम उसको बोलेंगे डिस्टॉर्शन। या फिर ऐसा मानिए, शायद आपने देखा नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग अपने स्कूल टाइम में थे, जब छोटे थे आपके एज में, तो तब कलर टीवी या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इतने ज़्यादा नहीं थे, तो एंटेना यूज़ करते थे। तो वहाँ पर भी क्या था, अगर एंटेना हिल जाता था तो आपको डिस्टॉर्टेड इमेजेस देखने को मिलती थी, तो वो भी एक चीज़ है। तो डिस्टॉर्शन है क्या इसमें, सिंपल है, अगर ग्रिड लाइन्स होंगे, ग्रिड आएगा तो डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। तो इसमें ग्रिड लाइन्स हैं क्या, डिस्टॉर्शन है क्या, मतलब दोनों अपोजिट से काम करता है। तो डिस्टॉर्शन मतलब रियल इमेजेस की जो रियल है वो ऐसे ही तो है। तो अगर आपको 90 डिग्री पर दिखाई दे रहा है, तो हाउ कैन वी से इट इज हैविंग द डिस्टॉर्शन, नो, है ना। ग्रेडेशन का मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले बात करें कि एक कलर के डिफरेंट शेड्स आपको देखने को मिलते हैं, दैट्स कॉल्ड द ग्रेडेशन। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, तो आप बोलेंगे हाँ सर ब्लू बैकग्राउंड में है, ये मिड ग्राउंड में है, ये फोरग्राउंड में है, यस, तो गहराई तो हमें दिखाई दे रही है, इसमें गहराई है। फिर कहते हैं स्केल। स्केल का मतलब होता है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को उनके साइज के हिसाब से कंपेयर करते हैं। लेट्स से एक मोबाइल फोन है छोटा, एक मोबाइल फोन है बड़ा, एक छोटी गाड़ी है, एक बड़ी गाड़ी है ना, एक मून है और एक सन है, दोनों कंपेयर कर रहे हैं। व्हेन वी आर कंपेयरिंग इन टर्म्स ऑफ देयर स्केल, तो हम उसको बोलेंगे यहाँ पर स्केल है। यहाँ पर कुछ कंपेयर हो रहा है क्या, नहीं कंपेयर नहीं हो रहा है, तो हम उसको हटा देंगे। फिर होता है डिसैचुरेशन। देखिए सैचुरेशन का मतलब होता है कलरफुल होना। आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप फोटो क्लिक करो, उसमें एडिट में जाओ तो सैचुरेट करने की कोशिश करो। तो जैसे आप सैचुरेशन को बढ़ाएंगे तो उसमें कलर जो होते हैं बहुत ही ब्राइट हो जाते हैं, और आपको बिल्कुल जीरो कर देंगे डिसैचुरेट हो जाती है ना। सैचुरेशन का उल्टा होता है डिसैचुरेट, तो उसका मतलब कलर जो खत्म हो जाए। तो हाँ आप बोल सकते हैं सर देयर इज नो कलर, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, सो यस डिसैचुरेशन इज देयर। फोकल पॉइंट का मतलब सेम चीज है कि अगर एम्फेसिस तो फोकल पॉइंट भी होना चाहिए, आपस में एक साथ कनेक्टेड है, तो यस फोकल पॉइंट इज देयर, क्योंकि हमारा पूरा फोकस हमारा इस पर चला गया है। फिर आता 2 पर्सपेक्टिव, एक्चुअली 2 पॉइंट है ये, तो उसको आप थोड़ा एडिट कर लेना। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसके अंदर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव तो फिर भी सोचा जा सकता है, 2 पॉइंट तो नहीं है। ठीक है, 1 पॉइंट आपका यहाँ पे निकलेगा, यहाँ से ये इस तरह से, तो यस 2 पॉइंट नहीं है।
प्रोक्सिमिटी की मतलब क्या होता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट पास पास रखे होते हैं तो हम उनको ऐसा ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर ग्रुप ही नहीं है तो हम कैसा बोल सकते हैं। टेक्सचर क्या लग रहा है कि टेक्सचर मतलब सिंपल है कि उसको बिना छुए, देखिए असली जो रियल टेक्सचर होता है आपको टच करना पड़ता है विद योर स्किन, है ना, विद योर स्किन हम टच करते हैं किसी भी चीज़ को, बट एक आर्टिस्ट होता है वो चाहे तो बिना आपको टच कराए आपको फील करा सकता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेक्सचर। तो उसका सही आंसर आपने दे दिया होगा, तो लेट्स सी। एम्फेसिस है, डेफिनेटली है, डेप्थ है, बिल्कुल एम्फेसिस हमारा फोकस गया और फोकल पॉइंट भी दोनों साथ हो जाएंगे। डेप्थ है, बिल्कुल गहराई देखने को मिलेगी। डिसैचुरेशन ब्लैक एंड व्हाइट है, तो यस यहाँ पर है। और टेक्सचर में देखने को मिल रहा है क्या, यहाँ पर हमें टेक्सचर देखने को मिल रहा है। कौन कौन सी चीज़ें नहीं है देख लेते हैं। डिस्टॉर्शन नहीं है, ग्रेडेशन नहीं है, स्केल नहीं है, और प्रोक्सिमिटी, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव दोनों ही नहीं है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। चूज एनी फॉर मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल्स, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। पॉइंटलिज्म, पॉइंटलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी इमेज के अंदर आपको पॉइंट दिखाई दें, जैसा मान लीजिए कि एक तरीका तो ये है लाइन क्लिक करने का, मैंने लाइन खींचने का ऐसा लाइन क्लिक कर दी। एक तरीका ये होता है कि मैं इस तरह से लाइन करना चला जाऊँगा ना, इस तरह से पॉइंट पॉइंट बना के, इस तरह की जो आर्ट होती है उसको बोलते हैं पॉइंटलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं कि अपने को, नहीं हटाओ इसको। रिदम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक ऑब्जर्वेबल element of an composition, if is it repeating and it's coming on time to time and it's creating a harmonious effect, मतलब सिंपल है, डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी है। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कंपोजिशन है, उसका एक ऑब्जेक्ट है और वो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि बोरिंग वाली फीलिंग दे रहा है, क्योंकि रिपीट हो रहा है इसका मतलब रिपीटेशन हो गया, लेकिन रिपीट होने के बाद अगर उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, आपको देखने में अच्छा लग रहा है, आपको फील अच्छा हो रहा है, हम उसको बोलेंगे रिदम इज देयर। इसके लिए डेडिकेटली वीडियो मैंने बनाकर डाली हुई है और समथिंग 25-30 मिनट की है, डिटेल्ड वीडियो है, काफी मेहनत की थी इस वीडियो में। अगर आपको रिदम में कंफ्यूजन है तो आप एक बार इस प्ले लिस्ट में जाइए, रिदम आपको चेक कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। काफी बहुत ही इजी लैंग्वेज समझाया हुआ है। फ्रेम का मतलब होता है कि अगर फ्रेम बनाया हुआ है आपने, ये देखिए फ्रेम आपका ये लाइन से बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर है पुरानी जो इमेज थी इसके अंदर हम फ्रेम वाला भी ऑप्शन बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक फ्रेम हमें देखने को मिल रहा है। फ्रेम जरूरी नहीं है आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है ये भी फ्रेम की तरह काम कर रहा है, यस यहाँ पर एक फ्रेम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फ्रेम का मतलब क्लियर हो गया। फिर कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजें अपोजिटली कनेक्टेड हो। जैसा मान लीजिए कि आपके पास एक आर्ट कंपोजिशन है और पूरी पूरी ब्लैक एंड व्हाइट में और कुछ एलिमेंट कलर्स में, हम उसको बोलेंगे कंट्रास्ट है। या फिर कलर कैसे हैं, वार्म कलर है और कोल्ड कलर है, तो यहाँ पर भी कंट्रास्ट हो गया, ठीक है। तो फिर आता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब सिंपल होता है कि अगर जो कुछ चीज जो ऑब्जेक्ट लाइन से रखे होते हैं तो ऐसे ग्रुप की तरह हम उनको परसीव करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी। फिर हम आते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब होता है कि वो देखने के बाद अगर मूव करते हुए दिखाई दे, कि वाइब्रेशन मतलब ऐसा नहीं है, फ्लो नहीं है, याद रखना, फ्लो इज डिफरेंट। वाइब्रेशन का मतलब होता है कि वहां पर एक जगह रखी हुई वाइब्रेट कर रही है, जैसे मोबाइल फोन है ना, हिलता रहता है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह से करते हैं ना, फोन को दिखाते हैं कि वाइब्रेट कर रहा है ये। पैरेललिज्म, तो वही चीज मैंने बात की थोड़ी देर पहले कि जो एलिमेंट्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं हम उनको बोलते हैं पैरेललिज्म। जैसे यहाँ पर देखो चलो समझा देता हूँ। यहाँ पर आप इसे नोटिस करेंगे ये जो लाइन्स हैं आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे की। जब इतनी पास पैरेलल होने के बाद हमें क्या लग रहा है कि दिस इज ग्रुप ए, दिस इज ग्रुप बी, दिस इज ग्रुप सी, दिस इज ग्रुप डी, दिस इज ग्रुप ई, है ना ग्रुप, क्योंकि आपस में जो ग्रुप ए है ये आपस में एक दूसरे पैरेलल है, तो एक ग्रुप की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। बी है जो उसके पैरेलल है आपस में, बी का जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वैसे ग्रुप की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। पैरेललिज्म। डेलिकेटनेस का मतलब होता है कि महीन जिसे बोलते हैं, मतलब एक तरह से बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ऐसा लगेगा कि आपको टच करोगे तो खराब कर देंगे हम लोग, ठीक है। फिर आता है इंटरप्ले ऑफ द फोरग्राउंड बैकग्राउंड। तो उसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड में है और ये फोरग्राउंड में, हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे मिड ग्राउंड बोल सकते हैं उसको, फोरग्राउंड ये जो बर्ड्स हैं इनको बोल सकते हैं। सो फोरग्राउंड मिड ग्राउंड, अगर दो चीज हमें देखने को मिलती है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, हम उसको बोलते हैं इंटरप्ले ऑफ द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कंसेप्ट, ठीक, याद हो गया, याद रहेगा। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर जाकर कुछ एलिमेंट्स आपस में कन्वर्ज हो रहे हो। ऐसा मानिए जैसे आपकी अम्ब्रेला होती है, अम्ब्रेला क्या है, इस तरह की अम्ब्रेला बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लाइंस हैं आपस में एक पॉइंट के मर्ज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखें कन्वर्जेंस इज देयर। तो आई होप क्लियर हो गया है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। पॉइंटलिज्म बिल्कुल भी नहीं है। रिदम है, हाँ यहाँ पर रिदम है, आपको यहाँ पर रिदम देखने को मिलेगा, बर्ड्स के अंदर रिदम है, यहाँ पर छोटा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन सब कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, है ना। अगर आप ये सब चीज़ें आपस में रिपीट हो रही हैं। फ्रेम डेफिनेटली फ्रेम है यहाँ पर। कॉन्टिन्यूटी है, यस, यहाँ पर जो लाइन है आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज ए लाइन, दिस इज लाइन, द कंटिन्यूटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, कॉन्टिन्यूटी इज देयर।
पैरेललिज्म, यस, तो एग्जांपल यही है मैंने कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं पैरेलल हैं उनको बोलेंगे पैरेललिज्म। फिर आता है इंटरप्ले ऑफ द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, यस, यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पॉइंटलिज्म नहीं है, रिदम है। कंट्रास्ट, ऐसा कोई कंट्रास्टिंग फैक्टर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, कंट्रास्ट का मतलब कलर से नहीं होता है, कंट्रास्ट के अंदर आप कुछ भी हो सकता है, शेप और साइज भी हो सकती है। आप ऐसे मान के चलिए एलिफेंट बहुत छोटा बना दिया और आपने एक बर्ड बहुत बड़ी बना दी, तो यहाँ पर भी कंट्रास्ट का इफेक्ट आ गया है ना, क्योंकि साइज आपने चेंज कर दी है। तो साइज हो सकती है, शेप हो सकती है। ऐसा मान के चलिए कि आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और बिल्डिंग रेक्टेंगुलर है और एक बिल्डिंग खड़ी है ऑर्गेनिक शेप के अंदर, कर्विलिनियर एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पर कंट्रास्ट का इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, हमें डेलिकेटनेस ये भी नहीं है। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, चलो। तो ये आपके सामने एक इमेज है और आपको बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो बस लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। फोकल पॉइंट है, क्या हमें कोई चीज़ ऐसी फोकस जा रहा है किसी तो पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, तो आप बोलेंगे शायद नहीं सर, नहीं जा रहा है। एम्फेसिस, शायद आप बोलेंगे नहीं हो पा रहा है फिर, है ना। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब आप बिल्कुल सब जानते हैं कि कुछ चीज़ें अपोजिट हो जाएं तो उसको बोले कंट्रास्ट। ऑर्गेनिक, हाँ, ऑर्गेनिक का मतलब होता है, देखिए नेचर जो है कभी भी स्ट्रेट लाइंस में, शार्प एजेस में काम नहीं करता है। ऐसी आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी इन द नेचर, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन आप कुछ भी चीज़ देखेंगे तो आपको परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो शेप्स हैं जो बनाई गई हैं, दिस इज रिपीटेशन। बोल सकते हैं कि सर ये सब चीज़ें बराबर पावर रिपीट हो रही हैं, यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, रिपीटेशन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपल है कि आपको रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसे यहाँ पर वाटर है, यस, इट विल हेल्प यू टू रिफ्लेक्ट समथिंग, तो यहाँ पर क्या रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रही है। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब है कि इमेज चलती नहीं चाहिए, इसको इफेक्ट आना चाहिए कि हाँ इमेज हमारी मूव कर रही है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, रिदम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। हाईलाइट, कि अगर कोई चीज़ को हम पर्टिकुलर हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई ऐसा हाईलाइट हो रहा है कि इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, हाईलाइट और एम्फेसिस तभी होगा, फोकल पॉइंट आपस में लगभग मिले जुले हैं। टेक्सचर क्या है, तो देखते हैं, इसके आपने सही सेलेक्ट कर लिया होगा, लेट्स सी। तो आपका फोकल पॉइंट वगैरह कुछ नहीं था, स्टार्ट देखें, फोकल पॉइंट कहीं भी नहीं है, हमारा पूरी की पूरी इमेज, ऐसा कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है जहाँ पर हमारा पूरा फोकस गया हो। एम्फेसाइज तो होगा ही नहीं। फिर कंट्रास्ट, ऐसा कोई कंट्रास्ट नहीं है, एक तरह से स्मूथिंग इमेज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ आंखों में नहीं चुभ रहा है या नहीं ऐसी चीज़ लग रहा है कि जो कंट्रास्टिंग इफेक्ट है। ऑर्गेनिक है, बिल्कुल है। ठीक है, तो अच्छा, हाँ, ऑर्गेनिक है, यस। रिपीटेशन है, बिल्कुल है। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। मूवमेंट ऐसा नहीं लग रहा, पानी रुका हुआ लग रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है कि पानी मूवमेंट वाली इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, रिदम, इसके अंदर आपको है, रिदम है। हाईलाइट वगैरह और नहीं है। ठीक है, इसमें हाईलाइट कुछ नहीं, टेक्सचर हम बोल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहता हूँ, इसके बाद कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये है दी प्रैक्टिस, मैं आपको पूछा है यहाँ पर, द प्रैक्टिस ऑफ टिलिंग स्लोप लैंड अलोंग लाइन्स ऑफ द कंसिस्टेंट एलिवेशन in order to conserve rainwater and to reduce the soil loss from the surface erosion is called as contour farming, shifting agriculture, zooming agriculture, urban forestry। अगर आप इन चारों का नाम नहीं जानते हैं तो चारों जाकर चेक कर लो गूगल पर, चारों के चारों वर्ड ही इतने इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन कंटूर फार्मिंग, इसका सही जवाब मैं दे देता हूँ, इसको बोलते हैं कंटूर फार्मिंग। देखिए, अभी आपने एक माउंटेन है, माउंटेन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सॉइल लॉस की। क्यों? यहाँ सब रेन, एक तो वहाँ सॉइल नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, जो सॉइल भी होती है उसको ट्रांसपोर्ट कर ले लिया जाता है और ये चली जाती है फ्लड प्लेन्स में। तो सॉइल की जो होती है थिकनेस बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सोचकर देखो, बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रही है, तो आप खत्म कर देंगे, तो फर्टाइल लैंड होती ही नहीं है। और यहाँ पर जो पानी होता है, रेन वाटर रुकेगा नहीं ना, स्लोप पर है। तो इसमें क्या कर दिया जाता है कि मान लीजिए आपका भी स्लोप है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंटूर बना देंगे इसका, लेट्स से इस तरह से कंटूर बना दिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बंद बना दिया तो पानी यहाँ पर रुक जाएगा। फिर क्या करा मैंने, यहाँ पर एक कंटूर बना दिया इस तरीके से, तो इस तरीके से कंटूर बना दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ कंटूर बना दिया तो जो जो वाटर है यहाँ रुका रहेगा, अब नीचे की तरफ नहीं जाएगा। सेम चीज़ है। तो ये जो लैंड थी वो एज हम एग्रीकल्चर लैंड यूज़ कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड दी कंटूर फार्मिंग। ठीक है, फिर होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब सिंपल है कि आपके पास बहुत सारी लैंड है, आपने आज यहाँ पर खेती करी, 2-3 साल के बाद क्या हुआ, इसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई, फिर आपने क्या करा, आगे से ये वाला पार्ट यूज़ कर लिया, फिर ऐसे करते करते चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं शिफ्ट कर दिया अपनी एग्रीकल्चर। तो ये नॉर्मली ट्राइबल पॉपुलेशन में देखने को मिलती है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, झूमिंग एग्रीकल्चर इसका एक लोकल नेम है, शिफ्टिंग को इंग्लिश में बोलते हैं, झूमिंग एग्रीकल्चर का मतलब सेम है। अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि अर्बन लैंड पर अगर हम फॉरेस्ट लगा रहे हैं, कोई पेड़ पौधे लगा रहे हैं, फॉरेस्ट जैसे डेवलप कर रहे हैं, उसको बोलेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री। तो ये सब चारों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। और आपसे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इसका जवाब मैंने दे दिया है। एक तो मैंने पूछा पेंटिंग के बारे में और दूसरा मैंने पूछा है सजेशन, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, कि क्या लगता है कि सर हमें एक नया चैनल बनाने चाहिए, और अगर बनाना चाहिए उसका नाम क्या होगा। मैं सच में सुनना चाहता हूँ आपके इसमें व्यूज़ क्या हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।